वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी या मेजर स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में हम बात करें उससे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि रिसर्च का अर्थ क्या है। रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो रिसर्च शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है री और दूसरा अर्थ है सर्च। री का अर्थ है बार बार और सर्च का अर्थ है ढूंढना, अर्थात ऐसी चीज़ों को ढूंढना जो कि अब तक अज्ञात है और जिनके बारे में जाना नहीं गया है। यदि हम इसे इस प्रकार समझें कि नवीन वस्तुओं की खोज और पुरानी वस्तुओं या सिद्धांतों का पुनः परीक्षण जिससे कि नए तथ्यों की प्राप्ति हो, उसे अनुसंधान, शोध या रिसर्च कहा जाता है। उदाहरणतः एक शैम्पू कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहती है। वह डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में है कि उसे अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहिए या नहीं, मार्केट में उसके प्रोडक्ट की खपत हो पाएगी या नहीं, उसे फ़ायदा होगा या नुकसान। कन्फ्यूज़न की ऐसी स्थिति में कंपनी जिस प्रक्रिया को अपनाती है और जिस प्रक्रिया के माध्यम से मार्केट डाटा कलेक्ट करती है वह प्रक्रिया अनुसंधान कहलाती है। चूँकि यह प्रक्रिया समाज में संपन्न की गई है, अतः यह प्रक्रिया सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। सामाजिक अनुसंधान की यह प्रक्रिया अत्यंत ही सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से संपन्न की जाती है। यहाँ सिस्टमेटिक का अर्थ है डेफिनेट सेट ऑफ प्रोसीजर एंड स्टेप्स या एक निश्चित प्रक्रिया या चरणों का समूह जिसे ऑर्गेनाइज्ड या नियमबद्ध या पूर्व निर्धारित तरीके के माध्यम से पूर्ण किया जाना है। यह पूर्व निर्धारित तरीका ही समाजशास्त्र की भाषा में मेथोडोलॉजी कहलाता है। इस मेथोडोलॉजी के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जिन टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग करता है वो टूल्स और टेक्निक्स मेथड्स कहलाते हैं। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान बहुत ही सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से संपन्न की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें पूर्व निर्धारित चरणों और विधियों का उपयोग किया जाता है। किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की अस्पष्टता ना रहे, इसीलिए अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में कुछ विशिष्ट चरणों का प्रयोग करता है। उन विशिष्ट चरण का क्रम क्या होगा यह अनुसंधान की प्रकृति पर निर्भर करता है। सामान्यतः अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में जिन चरणों का उपयोग करता है उन चरणों के बारे में यदि हम बात करें तो उन चरणों में जो सबसे पहला चरण आता है वो है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम या समस्या का चुनाव या अध्ययन विषय की समस्या का चुनाव। इसे हम इस प्रकार समझेंगे कि प्रत्येक प्रकार की समस्या, विचार या घटना या कल्पना अनुसंधान का विषय नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की घटना या कल्पना का सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता और न ही इस तरीके से किसी भी प्रकार के सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है। अतः अनुसंधान विषय या अनुसंधान समस्या का चयन करते समय अनुसंधानकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि विषय ऐसा हो जिसको समझने की शोधकर्ता स्वयं योग्यता रखता हो एवं जिससे संबंधित कार्य एक निश्चित अवधि में पूरा किया जा सके। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विषय से संबंधित आवश्यक डेटा उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं, विषय से संबंधित आवश्यक साहित्य उपलब्ध होगा या नहीं, उपलब्ध टूल्स और टेक्निक्स जो कि अनुसंधान क्षेत्र में है उनकी सहायता से विषय का अध्ययन किया जा सकेगा या नहीं, उस विषय के चुनाव से वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे या नहीं। और मूल रूप में कहने का अर्थ यह है कि अनुसंधानकर्ता को किसी भी ऐसे विषय का चयन नहीं करना चाहिए जिसके अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधियाँ उपलब्ध ना हो और जिसकी सामाजिक शोध की दृष्टि से कोई उपयोगिता ना हो। यदि अनुसंधानकर्ता अध्ययन के इस प्रथम चरण का ध्यान रख लेता है तो ऐसी स्थिति में वह वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण कर पाने में सक्षम होता है। फिर हम बात करते हैं अध्ययन के दूसरे महत्वपूर्ण चरण जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर या संबंधित साहित्य का अध्ययन। विषय का चुनाव कर लेने के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण चरण संबंधित साहित्य का अध्ययन आता है। यदि अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य का अध्ययन किए बिना ही शोध कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है तो इससे संपूर्ण शोध प्रक्रिया के दोषपूर्ण होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसे हम इस प्रकार समझेंगे कि प्रारंभ में ही अनुसंधान से संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लिया जाए तो विषय की समस्या से संबंधित जो भी अध्ययन हुए हैं
उनकी जानकारी मिल जाएगी, महत्वपूर्ण अवधारणाओं का पता चल जाएगा, अध्ययन से संबंधित जो प्रविधियां हैं उनका ज्ञान हो जाएगा और शोध कार्य में आने वाली बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां हैं जो कि अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के दौरान आने वाली है, उन सब के बारे में हमें अनुसंधान के प्रारंभ में ही पता चल जाएगा। अनुसंधान का अगला चरण आता है इकाइयों का निर्धारण या डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स का। अनुसंधान में इकाई का अर्थ होता है एकल सामाजिक स्थिति या प्रघटना जिसे अध्ययन के दौरान संपूर्ण रूप में देखा जाना है। इकाइयों का निर्धारण करते समय अनुसंधानकर्ता को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इकाइयाँ अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित हो और साथ ही संपूर्ण टोटल में एकरूपता बनाए रखने वाली हो। यहाँ इकाइयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि इन्हें परिभाषित नहीं किया गया तो अलग अलग अध्ययनकर्ता इनका अलग अलग अर्थ लगाएगा, इनका भिन्न भिन्न अर्थ समझेगा और साथ ही साथ सूचनादाता भी इनका अलग अलग अर्थ लगाकर अलग अलग जवाब देंगे, जो कि अध्ययन में सहायक सिद्ध होने की जगह अध्ययन में बाधक बनेंगे। अध्ययन की इकाइयों का निर्धारण न होने की स्थिति में अध्ययन की वस्तुनिष्ठता भी समाप्त हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस या प्राकल्पना के निर्माण की, जो कि अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है। अनुसंधान में प्राकल्पना का अर्थ है कच्चा सिद्धांत जिसे अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन में परीक्षण के लिए रखता है। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता के कार्य को दिशा प्रदान करती है और इसकी सहायता से अनुसंधानकर्ता अंधकार में इधर उधर भटकने से बच जाता है। प्राकल्पना का निर्माण करते समय अनुसंधानकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्राकल्पना अत्यंत ही सरल हो, प्राकल्पना जांच के योग्य हो, प्राकल्पना विशिष्ट हो, अध्ययन की उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित हो, पूर्व सिद्धांतों से संबंधित हो और अत्यंत सरल हो। यदि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन में प्राकल्पना के निर्माण के दौरान इन तथ्यों का ध्यान रखता है तो वह एक वैज्ञानिक सिद्धांत के निर्माण में सक्षम होता है। फिर हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ स्टडी की, जो कि जिसका तात्पर्य है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। शोधकर्ताओं का ध्यान क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहे, इसके लिए शोधकर्ता को शोध प्रारंभ करने से पूर्व शोध के क्षेत्र का निर्धारण कर लेना चाहिए। उसे ये देखना चाहिए कि यदि अध्ययन क्षेत्र विस्तृत है तो निदर्शन विधि द्वारा सीमित इकाइयों का चयन कर लेना चाहिए, और यदि क्षेत्र छोटा है तो ये निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए कि वह शोध के उद्देश्यों को पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फिर हम बात करते हैं सूचनादाताओं के चुनाव की या सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट्स की। सूचनादाताओं का चयन एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अध्ययन की सफलता इन्हीं पर निर्भर करती है। अध्ययन की समस्या के अनुरूप इनका चुनाव किसी भी निदर्शन विधि से किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि निदर्शन के रूप में सामान्यतः 10 से 20% और अध्ययन क्षेत्र के सीमित होने पर इससे भी अधिक इकाइयों का चयन किया जा सकता है, किंतु अध्ययनकर्ता को ये ध्यान रखना चाहिए कि निदर्शन के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष समग्र या टोटल पर लागू होने चाहिए। इसके बाद बात आती है सिलेक्शन ऑफ द सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शंस की, जिसका अर्थ है सूचना के स्रोतों का निर्धारण। शोध की प्रकृति के अनुसार सूचना स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी सोर्सेज और दूसरा सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज वे हैं जहां से पहली बार अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचनाएं संकलित की जाती है। इसके लिए वह अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची आदि विभिन्न प्रकार की अनुसंधान विधियों का प्रयोग कर सकता है। फिर हम बात करते हैं द्वितीयक स्रोतों की, वो हैं शोध ग्रंथ, पत्र पत्रिकाएँ, जनगणना रिपोर्ट, साहित्य आदि। ये सभी सेकेंडरी सोर्सेज कहलाते हैं। अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के प्रकृति के अनुरूप किसी भी सूचना के स्रोत या डेटा कलेक्शन के मेथड का उपयोग कर सकता है। अध्ययन में डेटा कलेक्शन के पश्चात बात करते हैं सेलेक्शंस ऑफ द टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड्स, यानी कि अध्ययन के उपकरण एवं प्रविधियों के निर्धारण की। इस स्तर पर शोधकर्ता को निश्चित करना होता है कि शोध के तथ्य, आंकड़े या सामग्री जो भी अध्ययन के दौरान काम में ली जानी है
वो किन विधियों और माध्यमों से प्राप्त की जाएगी। ये प्रविधियाँ अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, प्रक्षेपण आदि हो सकते हैं। अध्ययन का एक महत्वपूर्ण चरण है पायलट स्टडी या पूर्व परीक्षण, या इसे कहेंगे अध्ययन में काम में ली जाने वाले उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण। अध्ययन में काम में लिए जाने वाले उपकरणों और प्रविधियों की जांच हेतु पूर्व परीक्षण आवश्यक होता है। इसे हम इस प्रकार समझेंगे कि यदि अनुसंधान में काम आने वाली उपकरण एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण कर लिया जाता है तो पूर्व में ही उन कमियों का पता लगाया जा सकता है और उन्हें सुधारा जा सकता है जो कि अध्ययन के दौरान आने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसंधान में तथ्यों के संपादन या एडिटिंग की। तथ्यों का संकलन अनेक प्रविधियों पद्धतियों के माध्यम से किया गया है, अतः ये तथ्य पूर्णतः अव्यवस्थित होते हैं। अनुसंधानकर्ता को इन्हें सुसंगठित, सुव्यवस्थित बनाने के लिए उनकी जांच करनी होती है और उनकी कमियों को दूर करना होता है, और अंत में अनावश्यक सूचनाओं को निकालकर शेष सूचनाओं को क्रमबद्ध करने का कार्य किया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया अनुसंधान के अंतर्गत तथ्यों का संपादन कहलाती है। तथ्यों के संपादन के पश्चात अनुसंधानकर्ता अनुसंधान में कोडिंग का कार्य करता है, जिसे हम तथ्यों का संकेतन कार्य कहते हैं। जब वर्गीकरण में तथ्यों की श्रेणियां अधिक होती है, साथ ही इनकी प्रकृति भी विभिन्न प्रकार की होती है, तब इन्हें समरूप बनाने के लिए या इन्हें समान रूप से एक जैसा करने के लिए पृथक पृथक संकेतों, प्रतीकों व संख्याओं के द्वारा अलग अलग फाइलों में व्यवस्थित किया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया संकेतन कहलाती है। संकेतन के कार्य के पश्चात हम बात करते हैं टैबुलेशन की। एक उपयुक्त सारणी के द्वारा सूचनाओं को प्रदर्शित करना ही सारणीयन कहलाता है। एक उत्तम सारणी बिखरी हुई, जटिल और सारी सूचनाएं जो कि बिखरी हुई है उनको संक्षिप्त रूप प्रदान करके सरलतापूर्वक समझने योग्य बना देती है। अनुसंधान के अंतर्गत उसके बाद चरण आता है डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का, जिसका अर्थ है तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन। सामग्री को सारणीबद्ध करने के पश्चात उसका विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण किया जाता है तथा विभिन्न तथ्यों, घटनाओं और परिस्थितियों के मध्य कार्य कारण या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित किया जाता है। तथ्यों का विवेचन इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ अवधारणाएं भ्रांतिपूर्ण या बहुअर्थक तथ्यों के रूप में उपलब्ध होती है, अतः सामान्य व्यक्ति रिपोर्ट को पढ़ते समय उनका क्या अर्थ लगाएगा, इस हेतु या इस तथ्य को व्यवस्थित रूप देने के लिए या ये समझाने के लिए ही तथ्यों का विवेचन किया जाता है। और अंत में बात आती है जनरलाइजेशन की। इसे हम इस प्रकार समझेंगे कि अनुसंधान के अंतर्गत निदर्शन से प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण जनसंख्या, समग्र या टोटल पर लागू करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे सामान्यीकरण कहा जाता है। उदाहरणतः यदि समाजशास्त्र में संयुक्त परिवारों में परिवर्तन का अध्ययन किया गया है तो केवल उन्हें उन्हीं परिवारों पर लागू नहीं किया जाएगा जिन्हें निदर्शन में चुना गया था, बल्कि उनसे मिलती जुलती विशेषताओं वाले सभी प्रकार के परिवारों पर लागू किया जाएगा। अंत में बात आती है अनुसंधान के द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणी की। इस स्तर पर अनुसंधानकर्ता के पास संपूर्ण निष्कर्ष उपलब्ध होते हैं, अतः विभिन्न पूर्व अध्ययनों एवं अपने शोध के परिणामों के आधार पर भविष्य में घटित होने वाली अनेक बातों का पूर्वानुमान लगा पाता है और इस संबंध में आवश्यक नीति भी निर्धारित कर सकता है। अतः अनुसंधान में सामान्यीकरण के पश्चात भविष्यवाणी की प्रक्रिया को अपनाया जाता है और इस स्तर पर आते आते अनुसंधानकर्ता सैद्धांतिकरण की प्रक्रिया के आसपास पहुंच जाता है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता यह देखता है कि शोध प्रारंभ करने से पूर्व जो उपकल्पना उसने बनाई थी, यदि वह विभिन्न तथ्यों, कार्यकारण संबंधों आदि के आधार पर सत्य सिद्ध हो जाती है तो सिद्धांत के रूप में उसे प्रस्तुत कर दिया जाता है, और यदि वो सत्य सिद्ध नहीं होती तब भी आने वाले वैज्ञानिकों के लिए वह एक प्राकल्पना के रूप में कार्य करती है।
फिर हम बात करते हैं अनुसंधान में प्रतिवेदन की। समस्या के चयन से लेकर प्राकल्पना की जांच तक जो भी कार्य अनुसंधानकर्ता ने किया है, प्रतिवेदन में वह उसी को लिपिबद्ध कर देता है। इससे दो उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पहला, अन्य वैज्ञानिक जान सकते हैं कि अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार हुआ है अथवा नहीं। अगर कोई वैज्ञानिक उस अध्ययन की सत्यता की जांच करना चाहता है और ये जानना चाहता है कि वो वैज्ञानिक रूप में हुआ है या नहीं, तो वह भी प्रतिवेदन में बताई गई प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कर सकता है। इस प्रकार अनुसंधान की प्रकृति तथा आकार के अनुसार अनुसंधान के चरणों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण कर सकता है। किंतु संपूर्ण प्रक्रिया में सावधानी से आगे बढ़ने, सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ने और ऑर्गेनाइज तरीके से स्टेप बाय स्टेप अनुसंधान के चरणों को फॉलो करते हुए ही वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। हमारे अगले वीडियो में हम अनुसंधान के इन्हीं चरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।